दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है दी स्टोरी टेलर। तो डॉक्टर शेखर, विवेक और नोनी गांव पहुंच चुके हैं। डॉक्टर शेखर नोनी को उसके दादा दादी के पास छोड़कर वापस जाने वाले हैं। नोनी यहाँ पर क्या क्या करने वाली है, आइए जानते हैं। डॉक्टर शेखर काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे, इसीलिए वो एक रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर अपनी माँ से बात कर रहे थे। उनका दोस्त पास ही में एक सोफे पर आराम कर रहे थे। शेखर अपनी माँ से, अम्मा, आपको याद है मेरा एक दोस्त हुआ करता था, शंकर? हाँ, मुझे पता है, वो इस समय स्कूल में होगा, अम्मा ने शेखर से कहा। उसकी पत्नी मेरी सहेली की बेटी है, इसीलिए हमने उनको पास वाला घर रहने के लिए दे रखा है। अच्छा अम्मा, वो जो हमारे चाचाओं के दो घर थे, उनका क्या हुआ? शेखर ने अम्मा से पूछा। बेटा, ज्यादातर तो वहाँ ताला लगा रहता है। हाँ, और कभी कभार गांव में कोई शादी वगैरह होती है तो बाहर से आए हुए मेहमानों के रहने के लिए उसे खोला जाता है। वैसे ज्यादातर वो बंद ही रहता है। पास बैठी नोनी सब कुछ सुन रही थी और बीच में ही बोली, क्यों दादी, आपके गांव में कोई बैंक्वेट हॉल नहीं है? दादी हंसते हुए, नोनी बेटे, गांव में ये सब कुछ नहीं होता। अरे गांव में तो बिल्कुल शादी विवाह शादी होते हैं। जो भी मेहमान बाहर से आते हैं उनको रहने के लिए सभी गांव वाले अपने अपने घर खोल के देते हैं। अरे कोई जहाँ चाहे रह सकता है नोनी। इसी बीच शेखर ने अपनी बात भी रखी। अम्मा अप्पा, दरअसल मैं दोपहर के खाने के बाद वापस बेंगलोर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उषा भी शाम को दिल्ली जाने वाली है, तो इसलिए मुझे दोपहर तक बेंगलोर पहुँचना होगा। अम्मा उदास होते हुए, ठीक है शेखर, मैंने कुछ फल तुम्हारे लिए रखे हैं। कुछ केले हैं, कुछ कच्चे नारियल और 100 एक नींबू हैं, 10 किलो चावल और हमारे बाग के कुछ आम भी हैं बेटा। थोड़ी सब्जियां हैं, ये सब कुछ तुम साथ ले जाना। ये सब कुछ शहर में नहीं मिलेंगे बेटा। वो क्या कहते हो तुम लोग, ऑर्गेनिक फूड? नहीं नहीं अम्मा, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पे अकेला रहने वाला हूँ और ये सब चीजें खराब हो जाएंगी। अम्मा, समझने की कोशिश करो। और अम्मा, इस नारियल से पानी निकाल के पीना कोई आसान काम नहीं है। कभी मेरा मन हो तो मेरे क्लिनिक के बाहर एक ठेले वाला बैठता है, मैं वहां से लेकर पी सकता हूँ अम्मा। और ये चावल का मैं क्या करूँगा माँ? जो पिछली बार दिए थे वो अभी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। और ये देखो, ये ढेर सारे नींबू। अरे अम्मा, घर में कोई नहीं है, मैं कह रहा हूँ, पीछे ये सब कुछ खराब हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे कहने पर मैं 10 नींबू रख लेता हूँ, अब ठीक है? अम्मा जोर देते हुए, अरे कोई बात नहीं शेखर, थोड़े फल सब्जियां तुम अपने दोस्त विवेक को दे देना, इसमें क्या है? और विवेक हंसते हुए आधे सामान के लिए मान गया और उनकी गाड़ी फल सब्जियां और चावल के साथ लगभग भर चुकी थी। इसी बीच अम्मा को पता चला कि खाने का समय हो रहा है, तो अम्मा ने केले के पत्ते डाइनिंग टेबल पे रखने शुरू कर दिए। ठीक उसी समय नोनी को अपनी माँ की समझाई हुई बातें याद आई। वह भागी हुई किचन की ओर बढ़ी और अपनी दादी से कहने लगी, दादी, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नोनी की बात सुनकर दादी हंसने लगी। अरे मेरी छोटी सी गुड़िया, तुम्हें तो अपने पापा के साथ बैठकर खाना शुरू करना चाहिए। नहीं दादी, कम से कम मैं सबके लिए पानी तो ले जा सकती हूँ ना, नोनी ने अपनी दादी से कहा। शेखर अपनी माँ को याद दिलाते हुए, अम्मा, वो पानी उबालकर ठंडा करके रखा हुआ है ना? शेखर की माँ हंसते हुए, चिंता मत करो शेखर, मैं भी एक डॉक्टर की माँ हूँ, ये सब बातें मुझे भी समझ आती हैं। वो पानी साफ करने वाली मशीन तुम लोगों के लिए पहले से ही लगा के रखी थी। ओके, वाटर फिल्टर, क्या बात है माँ, शेखर ने कहा। अम्मा ने अपने बच्चों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए हुए थे।
शेखर ने कम ही खाना खाया था। शेखर की माँ उसे समझाते हुए, अरे शेखर, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं खाया। मैंने इतना कुछ बनाया तुम्हारे लिए, ये लो थोड़ा सा। अरे 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 माँ, अरे माँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो पता है मैं कम ही खाना खाता हूँ, और अभी के अभी मुझे वापस बेंगलोर भी जाना है। तो ज्यादा खाना खा के मैं कैसे ड्राइविंग करूँगा? माँ क्या कर रही हो? अम्मा चिंता करते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, तुम जितना खाना चाहते हो उतना ही खाओ, पर घर वापसी ध्यान से जाना, कोई जल्दबाजी मत करना। वहाँ तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। नोनी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो यहाँ खुश रहेगी। मैं और तुम्हारे बाबा उसका पूरा ध्यान रखेंगे। पानी पीने के लिए जैसे ही शेखर ने पानी का गिलास उठाया, उसके मन में एकदम से ये बात आई कि बचपन में मैं इसी गांव में रहता था और यहाँ की नदियों का पानी पिया करता था। और मजेदार बात यह है कि मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ। क्या तब नदियां इतनी पॉल्यूटेड नहीं थी? यह क्या कारण था? वापस जाने का समय हो चुका था। शेखर ने अपने माँ बाबा के पैर छुए और नोनी की ओर देखा। नोनी हंसते हुए अपने पापा के गले लगी और कहा, पापा, आप मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ पर बहुत मजे करूंगी। शेखर ने मुस्कुराते हुए अपना बैग खोला और उसमें से एक नया मोबाइल फोन निकालकर नोनी को थमा दिया। नोनी बेटा, पापा के घर पे जो लैंडलाइन फोन लगा हुआ है उस पे नेटवर्क कभी कभार ही आते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि हर रोज तुमसे बातें कर सकूं। तुम भी जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो बेटा। ठीक है पापा, क्या मैं इससे फोटोशूट भी कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम जरूर कर सकती हो। इतना कहते हुए डॉक्टर शेखर और विवेक दोनों गाड़ी में बैठे और वापस बेंगलोर जाने के लिए निकल पड़े। नोनी काफी देर तक खड़ी अपने पापा की गाड़ी को देखती रही। देखते ही देखते गाड़ी धुंधली नजर आने लगी। नोनी को लगा कि उसे अपने पापा के साथ ही वापस जाना चाहिए था। कहीं वो यहाँ पर अकेली तो नहीं रह गई। नोनी अभी अपने ख्यालों में ही थी कि उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी, नोनी बेटा, मैं खाना खाने जा रही हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ बैठो। नोनी का उदास चेहरा देखकर दादी को लगा कि नोनी अपने पापा से दूर होते हुए थोड़ी उदास हो रही है। दादी, नोनी बेटा, उदास नहीं होते बेटे, कभी कभार अपने मम्मा पापा से दूर तो जाना ही पड़ता है। अब आगे जाकर तुम जब बड़ी हो जाओगी तो पढ़ाई करने के लिए तुम्हें कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। और हाँ, कुछ समय बाद तुम और बड़ी हो जाओगी तो फिर तुम्हारी शादी भी तो हो जाएगी, फिर भी तो दूर जाओगी, है ना? बेटे, पहली बार ऐसा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे इन सब की आदत हो जाएगी बेटा। और अब तुम अपने पापा की ओर ही देख लो। तुम्हारे पापा सिर्फ 16 साल के थे जब वो गांव छोड़कर शहर चले गए थे। और एक बार तुम्हारे दादाजी भी एक तीर्थ यात्रा के लिए काफी दिनों के लिए घर से दूर रहे थे। तो यहाँ पर मैं अकेली रही थी बेटा। घर कैसे संभालना है, खेतों में कैसे काम करना है, ये सब कुछ मैंने तभी सीखा। तुम भी जब वापस बेंगलोर अपने मम्मी पापा के पास जाओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि उनसे दूर रहकर तुमने क्या क्या सीखा। अच्छा, बातें तो बहुत हो गई, अब तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम कार्टून देखना चाहोगी? नहीं दादी, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। नोनी ने दादी को जवाब दिया। उसका ध्यान दीवार के साथ लगे हुए एक साइकिल की ओर गया। दादी, ये साइकिल कौन चलाता है? नोनी बेटा, ये आनंद की साइकिल है, वो इसे हवा की तरह चलाता है। वैसे गांव के सभी बच्चे साइकिल चला ही लेते हैं बेटा। सरकार ने सभी बच्चों को मुफ्त में साइकिल बांटे हैं। क्या तुम्हें साइकिल चलाना आता है नोनी बेटा? नहीं दादी, मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम शहर में जो रहते हो। हाँ दादी, पर मैं साइकिल चलाना सीखना चाहती हूँ, और हवा के जैसे साइकिल कैसे चलाते हैं वो भी मुझे सीखना है।
हाँ बेटा, ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। मैं आनंद या महादेव से कह दूंगी कि तुम्हें साइकिल चलाना सिखाएं। इसी दौरान दादी ने दरवाजे की ओर देखा। अरे, आनंद, अमित और मेधा, अरे आओ बच्चों आओ, तुम सभी यहीं पर आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, तुम लोगों ने खाना खाया है या नहीं? सभी बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं। ठीक है फिर। अच्छा तो ठीक है बच्चों, तुम लोग यहाँ पर बैठो। आज मैंने अपनी गाय बसंती के दूध से ढेर सारी खीर बनाई है। नोनी, क्या तुम रसोई में जाकर कुछ कटोरियां और चम्मच लेकर आओगी बेटा? जरूर दादी। नोनी जल्दी से रसोई में गई और चम्मच कटोरियां लेकर आ गई। दादी ने सभी बच्चों को खीर परोसी। खीर खाते हुए बच्चे बिल्कुल भी झिझक नहीं रहे थे। नोनी यहाँ पर नई थी, इसलिए बाकी बच्चों से थोड़ा झिझक रही थी। आखिरकार नोनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आनंद से कहने लगी, आनंद भैया, मुझे साइकिल चलाना सीखना है और दादी कह रही थी कि आपको साइकिल चलाना आता है। क्या आप मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे? आनंद नोनी को जवाब देते हुए, हाँ मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा तो दूंगा, पर अगर तुम्हें चोट लग गई तो फिर मुझे मत कहना। मैं भी जब साइकिल चलाना सीख रहा था तो मुझे भी चोट लग गई थी। दादी आनंद की बात को काटते हुए बोली, अरे आनंद, तुम क्यों डरा रहे हो बच्ची को? वो एक ही दिन में तो साइकिल चलाना सीख नहीं जाएगी। अभी वो शेफ तो तक हमारे साथ ही है। धीरे धीरे उसे जरूर साइकिल चलाना आ जाएगा। तो फिर हमें कब से शुरू करना चाहिए? आनंद ने नोनी से पूछा। अभी से। नोनी साइकिलिंग को लेकर काफी उत्साहित थी। अम्मा ने महादेव को आवाज दी, महादेव, ये बच्चे मैदान में जाकर साइकिल चलाना सीखने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इनके साथ जाओ। इन पर कड़ी नजर रखना। शाम होने से पहले इन सबको वापस घर ले आना। और हाँ महादेव, अपने साथ तुम कुछ फल भी ले जाना। खुद भी खा लेना और इन सबको भी समय से खिला देना। इतने में मेधा बोली, अज्जी, क्या मैं भी साथ जा सकती हूँ? दादी, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम भी घर जाओ और अपना साइकिल ले आओ। दादी, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। नोनी ने दादी से कहा। दादी कुछ कहती उससे पहले ही मेधा ने जवाब दिया, तुम चाहो तो मेरा साइकिल ले सकती हो नोनी। तुम ग्राउंड में पहुंचो, मैं अभी लेकर आती हूँ। दादी को मेधा का स्वभाव बड़ा ही अच्छा लगा। अच्छा बच्चों, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। तुम लोग गांव में कहीं भी जाओगे, महादेव तुम्हारे साथ ही होना चाहिए। दोस्तों, बाकी की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। आइए आज इस कहानी की लेखिका सुधा मूर्ति जी के बारे में कुछ जानते हैं। सुधा मूर्ति जी का जन्म 1950 ईस्वी में कर्नाटका में हुआ। वह इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ में काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं और उनकी किताबें भारत की सभी मुख्य भाषाओं में ट्रांसलेट भी हो चुकी हैं। उन्हें लिटरेचर के लिए R.K. नारायण अवार्ड भी मिल चुका है और 2006 ईस्वी में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। उनकी कहानी पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे